दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आप सभी की टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ की परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए जैसा कि आप सभी से वादा किया गया था कि टीजीटी, पीजीटी रिमाइंडर सीरीज के बाद राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस की थ्योरेटिकल क्लासेस आप सभी लोगों के लिए चैनल पर शुरू की जाएंगी। उसी क्रम में मैं आप सभी लोगों के लिए आज पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य की थ्योरेटिकल क्लास लेकर के आया हूं, जो आप सभी की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सारी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही सरल भाषा में आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे, जो आप सभी की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम राज्य का अर्थ एवं परिभाषा, राज्य के आवश्यक तत्व और राज्य के कार्यों से संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझेंगे। और जो है इस वीडियो को तैयार करने के लिए हैंड रिटन नोट्स का प्रयोग किया गया है, वो सभी लोग आप फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको प्राप्त कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स टॉपिक वाइज आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। इसका क्या प्रोसेस रहेगा उसका वीडियो में आगे शेयर करेंगे। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और नोट्स पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के वीडियो से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलते हैं। अब आप सभी लोगों को राजनीति विज्ञान अथवा पॉलिटिकल साइंस बहुत ही आसान लगने वाली है आज की इस वीडियो सीरीज के बाद में। तो देखते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि राज्य का अर्थ क्या है और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण परिभाषाओं को। तो राज्य शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टेट का हिंदी रूपांतरण है, अर्थात राज्य शब्द को अंग्रेजी भाषा में स्टेट कहा जाता है, और इसी राज्य के लिए लैटिन भाषा में पोलिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पोलिस शब्द का अर्थ नगर होता है। आगे देखते हैं, राज्य की संकल्पना राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है, अर्थात जो राज्य की संकल्पना है वो राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन का केंद्रीय विषय है। स्टेट शब्द का राज्य के अर्थ में सबसे पहले प्रयोग इटली के विचारक मैकियावेली ने किया था, अर्थात मैकियावेली ने सबसे पहले राज्य के विचार का प्रतिपादन किया था। और इस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इटली के प्रसिद्ध विचारक मैकियावेली ने सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया था। अब देख लेते हैं राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं को। उससे पहले आरजे गेटल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस में राजनीति की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में की है, अर्थात राज्य का विज्ञान ही राजनीति विज्ञान माना है आरजे गेटल महोदय ने। गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो कई बार प्रश्न पत्र में पूछी गई है टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के एग्जाम्स में। अरस्तु के अनुसार राज्य की परिभाषा है, अरस्तु मानते हैं राज्य परिवारों एवं ग्रामों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। वहीं हीगल महोदय के अनुसार राज्य की परिभाषा है, और हीगल महोदय मानते हैं राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। मैक्स वेबर ने राज्य को परिभाषित करते हुए लिखा है, राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है। वहीं बोंदा महोदय ने राज्य को परिभाषित करते हुए लिखा है, राज्य परिवारों और उसकी सामान्य संपत्तियों का एक ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। वहीं राज्य की परिभाषा के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने लिखा है, राज्य एक व्यापारिक संस्था है जो व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देता है। अर्थात अगर पूछ लिया जाए कि राज्य को व्यापारिक संस्था किसने कहा है, तो राज्य को व्यापारिक संस्था हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने कहा है। राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा के अंतर्गत गार्नर महोदय की परिभाषा को रखा जाता है, और गार्नर महोदय ने राज्य की परिभाषा इस तरीके से व्यक्त की है,
उन्होंने कहा है, राज्य संस्था में कम या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जो निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है, जिसकी अपनी एक सरकार होती है, जो अपनी आंतरिक एवं बाह्य नीतियों को बनाने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है तथा जिसकी आज्ञाओं का पालन लोग स्वभावतः करते हैं। राज्य की यह सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किस विचारक ने दी है, राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा गार्नर महोदय के द्वारा दी गई है। बिलोबी महोदय ने कहा है कि स्वाभाविक आज्ञा पालन राज्य का पांचवा तत्व है। अगर पूछ लिया जाए कि राज्य का पांचवा तत्व किसे माना गया है, तो स्वाभाविक आज्ञा पालन को राज्य का पांचवा तत्व माना गया है और ये केवल बिलोबी महोदय ने ऐसा माना है। मैकियावेली के अनुसार राज्य की परिभाषा के अंतर्गत देखते हैं तो मैकियावेली ने कहा है, सारी शक्तियां जिनका अधिकार जनता पर होता है, चाहे वह राजतंत्र हो या प्रजातंत्र, उसे राज्य है। तो ये मैकियावेली के अनुसार राज्य की परिभाषा है। अब देख लेते हैं राज्यों के विकासों का क्रम कि किस तरीके से वर्तमान जो आधुनिक राष्ट्र राज्य हैं उनका विकास किस तरीके से हुआ है। तो सबसे पहले छोटे छोटे कबीले राज्य हुआ करते थे और यह सबसे पुराना रूप है राज्यों का। उसके बाद विकसित होकर के प्राच्य साम्राज्यों का उदय हुआ और प्राच्य साम्राज्यों से धीरे धीरे यूनानी नगर राज्यों का विकास हुआ। यूनानी नगर राज्यों के बाद में रोमन साम्राज्य का विस्तार और विकास देखने को मिलता है। रोमन साम्राज्यों के बाद में सामंती राज्यों का उदय होता है और सामंती राज्यों के बाद में आधुनिक राज्यों का उदय होता है और आधुनिक राज्य जो हैं उसके अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं राज्य राष्ट्र, उपनिवेशवाद और राष्ट्र राज्य। तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो आधुनिक समय में राष्ट्र राज्य का स्वरूप देखने को मिलता है। तो ये था राज्य का अर्थ एवं परिभाषा एवं उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देख लेते हैं राज्य के आवश्यक तत्व, अनिवार्य तत्व या उन्हें निर्माणक तत्व भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम सभी लोग जानते हैं कि राज्य का निर्माण चार आवश्यक तत्वों से मिलकर के बना है। राज्य के चार आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? पहला है जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग, तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता, जिसे कि प्रभुसत्ता भी कहते हैं। अब इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। सबसे पहला राज्य का आवश्यक या निर्माणक तत्व जनसंख्या है। जनसंख्या किसी भी राज्य का आवश्यक तत्व है। जनसंख्या अर्थात मनुष्यों के अभाव में किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। अर्थात किसी भी राज्य के लिए जनसंख्या सबसे आवश्यक तत्व है। बिना जनसंख्या के अभाव में कोई भी राज्य अपनी कल्पना नहीं कर सकता है या राज्य का अस्तित्व नहीं होता है। अब कितनी जनसंख्या एक राज्य की होनी चाहिए, इसको लेकर के विचारकों में मतभेद है। प्लेटो महोदय के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। वहीं रूसो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए, जबकि अरस्तु महोदय के अनुसार राज्य की जनसंख्या 1,00,000 होनी चाहिए। तो जनसंख्या अनिवार्य है, आप सभी लोगों ने देखा, लेकिन कितनी जनसंख्या होनी चाहिए इसको लेकर के विचारकों में मतभेद है। और यहीं से 3 पॉइंट से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या, रूसो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी और वहीं अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होगी। इन पॉइंट्स को आप सभी को याद रखना है। अब देखते हैं राज्य का अगला महत्वपूर्ण तत्व जो है कि निश्चित भूभाग। तो क्लेवर प्रथम लेखक या विद्वान था जिसने 1817 ईस्वी में राज्य के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक माना था। अर्थात क्लेवर ऐसे प्रथम लेखक या विचारक थे जिन्होंने राज्य के आवश्यक तत्वों के अंतर्गत निश्चित भूभाग को सम्मिलित किया था या जिक्र किया था। वहीं आपको बता दें कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो राज्य के लिए भूभाग को आवश्यक नहीं मानते हैं और कुछ विचारक ऐसे हैं जो राज्य के लिए निश्चित भूभाग को आवश्यक मानते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं राज्य के लिए भूभाग को आवश्यक नहीं मानने वाले विद्वानों में कौन कौन सम्मिलित है। सीले, हाल,
बिलोबी, डुगबी आदि ऐसे प्रसिद्ध विचारक हुए हैं जो राज्य के लिए निश्चित भूभाग को एक आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। वहीं कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो राज्य के लिए भूभाग को एक आवश्यक तत्व मानते हैं। तो राज्य के लिए भूभाग को आवश्यक तत्व मानने वाले विचारकों में मैक्स वेबर, क्लेवर, ब्लेंड्सली, अरस्तु और जेनलेनिक आदि विचारक सम्मिलित हैं। अगला देखते हैं पॉइंट, जो राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है वो है सरकार। राज्य की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले संगठन को सरकार कहते हैं। राज्य अपने समस्त कार्य सरकार के माध्यम से ही करता है। एक तरीके से देखा जाए तो सरकार जो है वो राज्य के एजेंट के रूप में कार्य करता है और राज्य अपनी भावी भावनाओं और योजनाओं को सरकार के माध्यम से ही प्रकट करती है। इसके बारे में ब्लंटसली महोदय ने लिखा है, यदि शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी और राज्य का अंत हो जाएगा। वहीं गिडिंग्स महोदय लिखते हैं, सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अगला महत्वपूर्ण तत्व और इसके बिना किसी भी राज्य को राज्य नहीं कहा जा सकता है, वो है संप्रभुता, जिसे कि प्रभुसत्ता के नाम से भी जाना जाता है। राज्य के चारों तत्वों में यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व संप्रभुता या प्रभुसत्ता या सॉवरेनिटी है और इसे प्रभुसत्ता भी कहते हैं। प्रभुसत्ता को राज्य का प्राण कहा जाता है। तो प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि राज्य का प्राण किसे कहा जाता है, तो राज्य के आवश्यक या निर्माणक तत्वों में संप्रभुता को राज्य का प्राण कहा जाता है। वहीं आपको बता दें, ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि संप्रभुता राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है राज्य का जो अन्य समुदायों से राज्य को अलग कर देता है और श्रेष्ठ बना देता है। नोट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक जियां वोंदा ने 1756 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में किया था। यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक जिया बोंदा या जीन बोंदा, जो भी ऑप्शन में हो वो करना होता है, अपनी पुस्तक 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में किया है। बोंदा ने सर्वप्रथम प्रभुसत्ता को राज्य का लक्षण बताते हुए इसकी स्पष्ट विवेचना की है। और संप्रभुता है क्या, संप्रभुता के बारे में जान लेते हैं। तो संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा अपनी आंतरिक एवं बाह्य नीतियां बनाने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। यानी राज्य का एक ऐसी सर्वोच्च या सुप्रीम पावर है संप्रभुता, जिसके कारण आपको बता दें कोई भी राज्य अपनी आंतरिक एवं बाह्य नीतियां बनाने में पूर्णतया स्वतंत्र होता है। ये जीन बोंदा महोदय की परिभाषा है। वहीं बोंदा के अनुसार संप्रभुता की परिभाषा इस तरीके से भी स्पष्ट की गई है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है। अर्थात इन्होंने बोंदा महोदय ने संप्रभुता को इतना सर्वोच्च माना है कि उसके ऊपर विधि का भी नियंत्रण नहीं स्वीकार किया है। अगला पॉइंट है, सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। तो ये तो हो गया संप्रभुता और राज्य से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देख लेते हैं राज्यों के बारे में प्रमुख मत क्या है, कौन मत क्या राज्यों को मानता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं व्यक्तिवादी, यहां से प्रश्न हमेशा पेपर में पूछा जाता है। व्यक्तिवादी या व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। वहीं समाजवादी राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं, जबकि अराजकतावादी विचारक राज्य को एक अनावश्यक बुराई के रूप में देखते हैं। वहीं मार्क्सवादी विचारक राज्य को शोषण का यंत्र मानते हैं। तो कुल मिलाकर के ये प्रसिद्ध विचारधाराएं हैं और इनके अनुसार ये राज्य के बारे में प्रमुख मत दिए गए हैं और यहां से आपका 1 नंबर पेपर में पक्का होने वाला है। आगे देख लेते हैं अब राज्य के कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। सबसे पहले राज्य के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला होता है अनिवार्य कार्य, दूसरा है ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य
वो कार्य होते हैं जो सरकार करने के लिए बाध्य होती है, अर्थात जिनका अनिवार्यतः कार्य करना ही पड़ेगा राज्य को, वो अनिवार्य होते हैं। और ऐच्छिक कार्य वो कार्य होते हैं जो राज्य पर निर्भर हैं कि वो उनको करना चाहेगा तो करेगा, अदरवाइज उसकी इच्छा पर जो कार्य निर्भर होंगे वो ऐच्छिक कार्य हो जाते हैं। सबसे पहले अनिवार्य कार्यों के अंतर्गत डिस्कस कर लेते हैं। तो अनिवार्य कार्यों के अंतर्गत पहला है बाह्य आक्रमण से रक्षा करना। अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए कोई भी बाह्य आक्रमणकारी अगर अपने देश पर आक्रमण करता है तो उस आक्रमणकारी देश से या सेना से अपने देश की रक्षा करना राज्य का अनिवार्य कार्य होता है। वहीं आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना भी राज्य के अनिवार्य कार्यों के अंतर्गत आता है। कर संग्रह करना भी राज्य का अनिवार्य कार्य है। मुद्रा एवं बैंकिंग की व्यवस्था करना राज्य का एक आवश्यक कार्य है। वहीं अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करना या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि और अपने संबंधों को स्थापित करना राज्य का अनिवार्य कार्यों के अंतर्गत आता है। तो ये थे राज्य के कुछ अनिवार्य कार्य। अब राज्य के ऐच्छिक कार्यों के अंतर्गत देख लेते हैं। तो राज्य का ऐच्छिक कार्य है शिक्षा की व्यवस्था करना, ऐच्छिक कार्यों के अंतर्गत आता है। साफ सफाई की व्यवस्था करना ऐच्छिक कार्य है। सामाजिक सुधार करना ऐच्छिक कार्यों के अंतर्गत है। यातायात एवं संचार की व्यवस्था करना राज्य का ऐच्छिक कार्य है। वहीं कृषि एवं गांव का विकास करना राज्य के ऐच्छिक कार्यों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। मनोरंजन की व्यवस्था करना एवं स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करना, ये सारे राज्य के ऐच्छिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे राज्य के कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। अब राज्य के संबंध में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। आप सभी को बता दें, नगर राज्यों की अवधारणा प्राचीन यूनानी ग्रीक विद्वानों के द्वारा दी गई है। तो नगर राज्यों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो प्राचीन यूनानी विद्वानों के द्वारा दी गई है। वहीं रोमन सभ्यता के अंतर्गत राज्य को सिविटास के नाम से पुकारा जाता था। किसके नाम से? रोमन सभ्यता के अंतर्गत राज्य को सिविटास नाम से पुकारा जाता था। अगला पॉइंट है राज्य के चार तत्व गार्नर और गैटिल द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्य के चार तत्वों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो राज्य के चार तत्वों का प्रतिपादन गैटिल और गार्नर महोदय के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, ट्रीट्सके और लॉर्ड एक्टन ने विशाल राज्यों को समर्थन किया है। अर्थात विशाल राज्यों का समर्थन किसने किया है? तो ट्रीट्सके और लॉर्ड एक्टन महोदय ने किया है। वहीं प्लेटो रूसो ने छोटे आकार के राज्यों का समर्थन किया है। और आपने अभी देखा है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताई है, आप सभी लोगों ने अभी वीडियो में देखा ही है। वहीं मैं ही राज्य हूं, यह कथन लुई 14वें के द्वारा कहा गया है। इन सभी को आगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के अंतर्गत पढ़ेंगे। वहीं मैकाइवर के द्वारा मॉडर्न स्टेट पुस्तक लिखी गई है, जिसमें राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और सिद्धांतों का वर्णन देखने को मिलता है। वहीं राज्य के जैवीय या शरीर सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम प्लेटो के द्वारा किया गया था तथा इसका समर्थन अरस्तु, स्पेंसर, ब्लेंटसली आदि विद्वानों के द्वारा भी किया गया। राज्य के चार तत्व मिलकर उसे वैधानिक संस्था बनाते हैं। यानी जो राज्य के चार तत्व अभी डिस्कस किए गए, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये चारों मिलकर के राज्य को एक वैधानिक संस्था बनाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों ने राज्य के 7 तत्व बतलाए हैं। प्राचीन जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, कौटिल्य हैं, मनु हैं, इन्होंने राज्य के 7 तत्व बताए हैं। अरस्तु महोदय ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना है और कहा है राज्य परिवार का एक बृहद रूप है। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, किसने कहा है? तो राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, ऐसा अरस्तु महोदय ने कहा है। और राज्य परिवार का बृहद रूप है, यह कथन भी अरस्तु महोदय का है। अगला पॉइंट है राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यह कथन भी अरस्तु महोदय का है। यानी राज्य व्यक्ति से पूर्व है। वहीं राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह प्लेटो ने कहा है। और राज्य परिवार का बृहद रूप है, यह अरस्तु महोदय ने कहा है। और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह प्लेटो ने कहा है। आगे आधुनिक विचारक
आमंड आदि जो हैं राज्य को एक राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रणाली मानते हैं। तो राज्य को राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रणाली मानने वाले विचारकों में नाम आता है स्टन और आमंड का। वहीं राज्य का स्वरूप मूलतः एक नियम है। यह कथन मैकाइवर महोदय से संबंधित है, यानी मैकाइवर महोदय कहते हैं कि राज्य का स्वरूप जो है वो मूलतः एक नियम है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति का नैतिक जीवन असंभव है। यह कथन रूसो महोदय का है जो राज्य से संबंधित है। वहीं संप्रभुता राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है क्योंकि अन्य समुदायों के पास भी जनसंख्या होती है, भूभाग होता है और सरकार होती है, किंतु संप्रभुता का अभाव होता है। क्योंकि आप सभी लोगों को बता दें 1947 से पहले हम लोग गुलाम थे। तो प्रश्न कई बार पूछा गया है क्या 1947 से पहले भारत एक राज्य था। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाता है कि 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था? क्योंकि उस समय हम अंग्रेजों के अधीन थे और उनका हमारे देश पे वर्चस्व था और हम अपनी बाह्य और आंतरिक नीतियों का निर्धारण नहीं कर सकते थे स्वतः, और उन सभी नीतियों का निर्धारण अंग्रेज शासन व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता था। तो इसलिए यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि क्या 1947 से पहले भारत एक राज्य था। तो साथियों 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था। 1947 के बाद आजादी मिलने के बाद हम एक राज्य के रूप में उभर कर सामने आए, क्योंकि उसके बाद हम सभी लोग अपनी बाह्य और आंतरिक नीतियों के निर्धारण को लेकर के पूर्णतः स्वतंत्र हो गए और हमारी अपनी संप्रभुता हो गई और हम एक राज्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अब साथियों यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये उभरता है कि सर हमारे देश में, हमारा देश है भारत, वहाँ पे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्या जो राज्य हम काउंट करते हैं 28 राज्य, उनको राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य कहना उचित है? तो साथियों आप सभी को बता दें जो लोग 28 राज्य हम लोग काउंट करते हैं, एक्चुअल में वो 28 प्रांत हैं हमारे अंदर, और उनको राज्य कहना कहीं ना कहीं अनुचित सा लगता है, क्योंकि जो वो 28 राज्य हैं वो अपनी नीति निर्धारण के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर एक केंद्रीय सत्ता है और वो आंतरिक बाह्य नीतियों का निर्धारण करने में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करता है राज्यों के बीच में। और इसलिए जो भारत के 28 राज्य हैं, जो प्रांत हैं, वो आपको बता दें राज्य नहीं, वो बल्कि प्रांतों के रूप में है। जबकि भारत एक राज्य है, जो आधुनिक राष्ट्र राज्य हैं उनके रूप में भारत को काउंट किया जाएगा। अगला पॉइंट है राज्य संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी और प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। राज्य की यह परिभाषा बर्क महोदय के द्वारा दी गई है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक निकलकर सामने आ रहा है। मैकाइवर महोदय कहते हैं राज्य जो है वो विधि का शिशु और जनक दोनों है। राज्य क्या है? राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है। मैकाइवर महोदय का ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट है और परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। वहीं सरकार जो है वो राज्य के एजेंट के रूप में है और जो सरकार है वो राज्य का व्यवहारिक या मूर्त रूप उसे कहा जा सकता है। अब आप सभी लोगों के लिए एक प्रश्न है, क्या राजस्थान एक राज्य है या नहीं? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को वीडियो में कमेंट करके बताना है, क्या राजस्थान एक राज्य है या नहीं। तो साथियों ये था राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण थ्योरेटिकल क्लासेस का वीडियो, जो आप सभी की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और हेल्पफुल साबित होगा। आप सभी को वीडियो कैसा लगा है ये भी कमेंट करके बताएं। जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर भी कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी के साथ थ्योरेटिकल क्लासेस शेयर की जा रही हैं, इनकी अगर आप हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से जाकर के आप टॉपिक वाइज जो वीडियो चैनल पे अपलोड की जाएगी
उसका टॉपिक वाइज पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्यता है हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करने के लिए। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आप सभी के साथ राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण थ्योरेटिकल क्लास लेकर के आएंगे, जो काफी बेहतर तरीके से आप सभी लोगों के लिए तैयार किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद।